हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। मैं आकाश खन्ना, आपका साथी, जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं एक्सेल। आपको एडवांस एक्सेल की तरफ बेहतर बनाने के लिए मेरा रोज एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैं आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस देता हूं एक्सेल के ऊपर। पर मैं ये नोट कर रहा हूं कि थोड़ा वॉइस क्वालिटी का इशू है, तो आप सभी थोड़ा मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है कि वॉइस रिकॉर्डिंग में तो सही आ रहा है, बट जब एक्चुअली मैं यूट्यूब पर जाता है या आपके फ़ोन में प्ले होता है या आपके सिस्टम में प्ले होता है तो थोड़ा नॉइस है और थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी कम है। मतलब यूं कह लें कि वॉइस पीछे से आ रही है। इसी को कम करने के लिए थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट आप सभी का सहयोग चाहिए इसमें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियोस को सुने या काम करें वीडियोस को देखकर, तो जब आप भी सुने तो आप अपने लीड्स को लगाकर फुल वॉल्यूम कर लीजिए, ताकि आपको जो वॉइस है वो क्लियरली सुनाई दे। इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा फिलहाल में, बट हाँ, एक शॉर्ट सीरीज भी बनाऊंगा तो इंडिविजुअली जो रहेगा उसमें मैं क्वालिटी इंप्रूव करूंगा। एडवांस एक्सेल सीरीज में क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ये सोचूंगा कि 1000 जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, ये मुझे सहयोग कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, तो मैं और वीडियोस बेहतर क्वालिटी की बेहतर कंटेंट के साथ पेश करने चाहूँगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट प्रीवियसली हमने एक डुप्लीकेट्स का लेक्चर किया था, हाउ जो लास्ट लेक्चर है, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ हुई थी कि मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी। जैसे कि आप एक कहीं से डुप्लीकेट रिमूव करना है, उसको कॉपी करें, कहीं पर पेस्ट कर लें, डेटा टैब में जाएं, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करें और वो कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। देखें यहाँ, टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। जब आप ये डिलीट करेंगे, यहाँ पर ये 53 वैल्यूज को डुप्लीकेट मानता है इसमें और रिमूव कर देता है, और 5 को यूनिक मानता है। ये बात तो सही है, ये 5 यूनिक है। लेकिन अब ये है कि जब 2 और मोर कॉलम्स हैं या 1 और एक से ज़्यादा कॉलम है, तब कैसे करता है डुप्लीकेट रिमूव, ये देख लेते हैं एक बार। क्योंकि ये हमने स्किप कर दिया था, तो हो सकता है आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम रहे कि सर ऐसा क्यों। टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। और इसी ने एक्सेल ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू इसको सिलेक्ट भी कर रखा है। कॉलम आर, कॉलम एस, कॉलम टी, कॉलम आर, कॉलम एस, कॉलम टी। कर्सर पे फोकस रखिएगा। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 26 डुप्लीकेट वैल्यूज, 32 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर तो इसने 5 दिखाए और यहाँ पे 26 दिखाए। जब इस तरह से डुप्लीकेट रिमूव करते हैं तो इंडिविजुअलिटी है कॉलम की, क्या बोल सकते हैं कि एक कॉलम में जो इंडिविजुअलिज्म, यार मेरे शब्द मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है, माफ करना, यूनिकनेस मैं बोल सकता हूँ, यूनिकनेस इसके लिए परफेक्ट वर्ड रहेगा कि तीनों कॉलम को देखकर, तीनों वैल्यूज को देखकर जो वैल्यू यूनिक रहती है ये वो दिखाता है। मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये वैल्यूज, देखो मेरे कहने का मतलब है हाईलाइट तो सारा करेगा ये वाला, बिकॉज बस यही कहने का मतलब है अगर ये वाला रो है तो ये रो रिपीट नहीं कर रहा होगा कहीं पे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ईस्ट जोनेस या पेंसिल, सेंट्रल जार्डिन या पेंसिल, ये एक साथ दोबारा नहीं आ रहे होंगे। अगर इसी पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं, हाईलाइट न्यू रूल, मैं हाईलाइट लगाता हूँ, दैट कंटेन्स जार्डिन लगाता हूँ। ये लगाता हूँ, तो फॉर्मूला बन गया ना, सेंट्रल या जार्डिन लगाता हूँ ताकि एक बार दिखा सकूँ आपको। जार्डिन, ठीक है, ये लगा लेता हूँ। ये देखो, ये कहने का मतलब है अब ये वैल्यू जो है
ये अपने आप में यूनिक है। और यहाँ पर देखो इस वाले डेटा में वेस्ट और ये दोनों वर्ड रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भाई जब ये कलेक्टिवली इसके साथ देखा जाएगा तो ये एक बार में एक ही आ रहे हैं। ये डेस्क आया ना और ये पेन आया, तो यहाँ पे चेंज होता है इसमें। अब देखो सेंट्रल जार्डिन, अब ये बाइंडर आया, सेंट्रल जार्डिन पेंसिल था। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं बेटे, ये यहाँ पे बी लिख दूं, यहाँ पे सी लिख दूं, और मैंने आपको सॉर्ट करना बताया था कि यहाँ सॉर्ट कर दूं, सॉर्ट एंड फिल्टर लगा दूं। तो बच्चे यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ पहले ए पे, देखो। फिर जब सेंट्रल के साथ एक बार रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, एक बार यहाँ पे भी कर देता हूँ, देखो, और एक बार यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप इस वाले की तो ज़रूरत नहीं लगी मुझे इस वाले पे ज़रूरत लगेगी। देखो सेंट्रल एंड्रयूस बाइंडर पेंसिल, सेंट्रल एंड्रयूस पेंसिल, यानी कि ये दोनों तो सेम है, बट यहाँ पर आके यूनिक हो गया, इसलिए इसको हटाया नहीं डेटा से। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ये सारा वही है। देखो वेस्ट सोरविन बाइंडर, देखो वेस्ट और ये सेम है, यहाँ पे बाइंडर है, डेस्क है, पेंसिल है, पेन है, पेंसिल है। तो ये 5 हमारे यूनिक थे ना यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक कॉलम से यूनिक फाइंड करोगे, डुप्लीकेट्स हटाओगे, तो वो पूरे पे इफेक्ट देता है। जब मल्टीपल कॉलम्स आप हटाओगे तो वो रो वाइज जो यूनिकनेस पैदा होती है डेटा के अंदर, उसको दिखाता है। अब आप समझ रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। क्योंकि अब देखें आप, ये सेंट्रल के सॉर्ट हो गए, नेम से गिल के सॉर्ट हो गए, और ये जो उसकी कैटेगरी थी ये सॉर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया सेंट्रल और गिल तो एक बार आ सकता है, लेकिन ये जो इसकी कैटेगरी है ये अलग अलग हो सकती है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मिस कर दिया था हमने। अभी हम बेसिक से ऊपर बढ़ेंगे। अच्छा, जब मैं पूरा सिलेक्शन लेता हूँ तो ऊपर मर्ज हो रखा है, इसलिए नहीं जाता है वो पूरा क्लीन कर देता है उसको। ये समझोगे कैसे तुम अभी जब खुद से करोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 2 तरीके थे, या तो मैं इसको फॉर्मेट्स को हटा दूं तो ये हट जाए, और डायरेक्ट क्लियर कंटेंट क्लियर फॉर्मेट्स कर दूं 2 बार। और अगर ये नहीं करता, अच्छा यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, समझ नहीं पा रहे होगे। देखो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया और बगल में आया। 2 तरीके थे, मैंने यहाँ से पहले डिलीट दबाया। जब डिलीट दबाया तो इसने सिर्फ डेटा को डिलीट किया, इसके बॉर्डर्स को डिलीट नहीं किया। बॉर्डर्स डिलीट करने के लिए 2 तरीके थे, या तो आप बॉर्डर्स को वहाँ पे नल कर दें, नो बॉर्डर कर दें। जब आप नो बॉर्डर कर देंगे तो वो पीछे से बैकग्राउंड हटा दे रहा है, ठीक है। आप कंट्रोल Z करें, फिर या क्लियर पे जाएं, फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें। लेकिन एक बात बताओ, आप 2 स्टेप प्रोसेस क्यों ले रहे थे? हम 2 स्टेप हमें नहीं लेना है ना, 2 स्टेप अगर हमें प्रोसेस पता है तो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे ये पता है क्लियर एक कमांड है, मैंने क्लियर पे क्लिक किया, मुझे क्लियर ऑल कर देना है। जब मैं क्लियर ऑल करूंगा तो सिंगल क्लिक में मेरा फॉर्मेट भी चला जाएगा, डेटा भी चला जाएगा। बच्चे यही मैं बताना चाह रहा था। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक एडवांस फॉर्म है, जो सबसे हाईली, ये देखो छोटे छोटे स्टेप्स जो आपने सीखे 10 मेरी 20-22 वीडियो के अंदर आपने जो छोटी छोटी चीज़ें देखी, अब वो कलेक्टिवली एक बड़ी चीज़ पे जाके इम्प्लीमेंट होती है, जो कि एक डेटा सेट है। ये एक ऑर्डर डेट है, रीजन है, रिप्रेजेंटेशन किसने की, आइटम है, यूनिट, उसका कॉस्ट और टोटल, ठीक है। और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया आपको दिखाने के लिए। और ये डेटा कहाँ तक है बेटे? 413 लाइन है इसमें, सॉरी रोज तो कितनी है, 64 है, लेकिन जो काउंट करेगा मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ से यहाँ आए तो 59 काउंट्स हैं, न्यूमेरिकल काउंट 20 है। ये सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि सम भी ले रहा है इसका। अगर मैं ये यूनिट्स को सम करूं तो ये तो पूरा एक्चुअल में नंबर है, तो 58 काउंट्स और 58 न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो समझ में आया कि इसमें भाई ये टोटल 58 लाइन्स हैं। इसके अंदर मिनिमम 2 ऑर्डर किया हुआ है और मैक्सिमम 96, जिसका सम हमारा है 2733, एवरेज 47 है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कहता है कि समराइज करो इस डेटा को अगेंस्ट रीजन वर्सेस टोटल। कभी भी ऐसा करने से पहले एक बात जान लीजिए, जहां पे कोई कंडीशन में फॉर्मूला बनता है उसको लगा लीजिए। अगर आपने नोट किया होगा कि टोटल कैसे आएगा, यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट ही तो आएगा, तो मैंने फॉर्मूला बना लिया उसको। और मेरा रीजन बेटे कहाँ है, यहाँ पर है। बेसिकली
अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये है पाइवट टेबल। डेटा को समराइज करने में काम आती है। क्या क्या करती है पाइवट टेबल? डेटा को समराइज करती है। पाइवट पे पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर एक दो लाइन में बताना हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइवट टेबल, कि डेटा को समराइज करती है। सबसे पहले आप डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने इंसर्ट टैब पे जाएं। जो मैंने कहा था मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, बेसिक के बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा। पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल। आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें नाम लिख के आता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पाइवट टेबल easily arrange and summarize complex data in a pivot table. For your information, you can double click a value to see which details value make up the summarized total. ये वाली बात हमें नहीं चाहिए। Easily arrange and summarize complex data in a pivot table. Pivot लगाया यहाँ पे। अब एक नया पॉप आउट निकल के आता है, एक नया विंडो निकल के आता है जो कहता है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। हमने सिलेक्शन पहले ही कर रखा था, तो पहले यहाँ था एक्सटर्नल डेटा से नहीं लेना है तो ये छोड़ दिया, डेटा मॉडल भी नहीं करना है ये भी छोड़ दिया। हमने टेबल और रेंज उन जो ये डेटा था पहले ही सिलेक्ट कर लिया। मैं टेबल पे जाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो तक, इसी वीडियो में जाऊंगा। अब एक कंडीशन और पूछता है, पाइवट टेबल कहाँ लगाना चाहते हो आप? उसका जो रिजल्टेंट है, रिपोर्ट कहाँ करना चाहते हो, नई शीट पे या एग्जिस्टिंग पे? मैंने बेटे एग्जिस्टिंग करा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत जगह थी। बेटे लोकेशन पे क्लिक किया यहाँ पे और मैंने ये यहाँ सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ये स्टेप प्रोसेस किया, मैंने इसको ये कमांड दिया बेटे कि बेटा ये मेरी टेबल रेंज है, टेबल है, इसको ले यहाँ पाइवट के लिए, और जो रिजल्ट देंगे रिपोर्टिंग का, पाइवट रिपोर्ट का, वो एग्जिस्टिंग इसी शीट पर दे दें, और उसको जब आप देंगे तो ऐसे क्लिक कर दें। तो ये पाइवट टेबल की फील्ड्स आ गई। ड्रैग बिटवीन एरिया बिलो, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। पर एक तरीका और था, मैंने दोबारा डेटा सिलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट पे ही क्लिक किया, मैं पाइवट टेबल पे गया, मेरा उसने डेटा लिया और मैंने इस बार न्यू शीट किया। कुछ नहीं किया तो न्यू शीट किया और नई शीट पे पहुंच गया। आप एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूं दिखाने के लिए वो नई शीट पे कैसे जाता था। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये लिख के आ रहा है पाइवट टेबल 1, देखो ये लिख के आ रहा है ना, और एक डायग्राम बना आ रहा है यहाँ पे रिपोर्ट का और यहाँ पे ऑप्शन का। ठीक है, अब ध्यान से देखें मेरे बच्चे, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ऑर्डर डेट, रीजन, रैप, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल, इनके अंदर रिपीटेशन थी, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। ये रिपीटेशन तो खत्म हो जाएगी जब मैं पाइवट लगाऊंगा। पाइवट क्या करता है, डेटा की यूनिकनेस फाइंड करके समराइज करता है। ये मैंने रीजन सिलेक्ट किया, देखो बाय डिफॉल्ट वो जहां जाना चाहिए था वहीं जाता है क्योंकि उसको पता है सिस्टम को कि ये क्या किस टाइप का डेटा है अभी के लिए। अब देखो इसने दो चीजें दिखाई यहाँ पे। पहले तो आपको वो रीजन लिख के दिखा दिया, 3 रीजन है इसमें, और एक ग्रैंड टोटल करके दिखा दिया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, रीजन अगेंस्ट टोटल करो, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने टोटल लिया, ये देखो इसमें कोई बुराई नहीं। ये मैंने लिखा रीजन और ये टोटल वैल्यू लिखा, कोई इशू नहीं। मैं इसको डॉलर में मानकर चलूंगा तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। यार ये सब छोटी छोटी चीजें अब अप्लाई होती चली जा रही है, मैं बता रहा हूं आपको। ये इतनी शॉर्ट प्रोसेस कर दी किस चीज की, हमने किस चीज की कर दी, हमने ये करा, देखो मैं यहां लिखता हूं सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सम इफ, ये कहता है वैल्यूज तभी के तभी सम होंगी जब उसका क्राइटेरिया मैच हो जाएगा। क्राइटेरिया बेस्ड समेशन है ये। क्या है बेटे? क्राइटेरिया बेस्ड समेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही सम इफ है। इफ जो है वो कंडीशन क्लॉज है, तो याद रखना सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ। इक्वल किया मैंने बच्चे,
पहले तो मैं इसको आपको बेसिक प्रोसेस से समझाता हूँ जो हम हमेशा फॉलो कर सकते हैं अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा सम इफ, गो किया, इसने वैल्यू बता दी कि सम इफ में 2 हैं। सम इफ है, अगर मोर देन एक से ज़्यादा कंडीशन है तो इफ्स यूज़ करेंगे, बट आज के लिए सम इफ। मैंने क्लिक किया, इसने बोला रेंज बताओ। भाई रेंज तो मेरी रीजन है क्योंकि मेरा क्राइटेरिया भी, देखो रेंज का मतलब ये है क्राइटेरिया रेंज, और मैंने ये फिक्स कर दी, ठीक है। और मेरा क्राइटेरिया मैं यहां से लूंगा, इसको मैं फिक्स नहीं एक सेकंड, ये नीचे जाना था ना मुझे। मेरा क्राइटेरिया वेस्ट सेंट्रल है। अब बोल रहा है कि आपने मेरे को क्राइटेरिया रेंज दे दिया, उसका एक क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन अब जोड़ोगे क्या? बेटे हम यहां से यहां जोड़ेंगे ना, टोटल वैल्यू तो जोड़नी है हमें यार। फिर मैं नीचे नहीं आया, ये भी मेरी गलती है। क्राइटेरिया ये है, देखो जैसे ही मैंने ये किया, इसने एक वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए मान लो ये, सपोज करो ये दिखाया है इसने और ये टोटल किया हमने। अब हमें मैच करना है, ये टोटल वैल्यू किया 36326 आई, ये टोटल किया 29321.36 आई, ठीक है, जो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर दिखा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कहीं कहीं जगह में क्या होता है, रीजन जो है वो अपनी उस फॉर्म में नहीं होगा जो कि टेक्स्ट की फॉर्म हो, या होगा तो काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हमने लिया सम इफ लगाया था हमने इस पे, अब वेरीफाई करना है इसको ना एक बार। अब सेंट्रल पे तो 17414 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला जो है सही काम नहीं कर रहा है। अब अभी तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करवा रहा हूं कि क्यों काम नहीं कर रहा है। क्या हमने रेंज सही सिलेक्ट करी है? रेंज बिल्कुल सिलेक्ट सही करी है हमने, सेंट्रल पे ही काउंट कर रहा है, राइट। लेकिन ये वैल्यू का डिफरेंशियल आ रहा है, कितना आ रहा है ये चेक करना होगा। ये वैल्यू इतनी एक्स्ट्रा बता रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू एक्स्ट्रा बता रहा है तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बट हम इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा ये आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईस्ट पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ये इतनी आनी चाहिए। वेस्ट पे कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। हमारा पाइवट टेबल सही है, ये टेबल खराब है। क्यों? रिपोर्टिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हमारे जो फॉर्मेट्स हैं वो सही है नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला हिट करते हैं हम, तो मेरे बच्चे उसकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए सारी चीज़ें उसी तरह से होनी चाहिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं हटाता हूं क्योंकि ये मैंने आउट ऑफ द बॉक्स मैंने इसको आपको करके दिखाया है और ये यहाँ पे एरर फाइंड कर रहा है, बिकॉज ये डेटा जो है करेक्ट फॉर्म में नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। बट पाइवट में ऐसा नहीं होता, ये मेरा बताने का मकसद आपको ये है, पाइवट में मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मूलाज तो गलत हो सकते हैं बिकॉज केस सेंसिटिवनेस अगर आपको याद नहीं रही, लेकिन पाइवट ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने एक पाइवट लगा ली, अब मुझे एक और पाइवट लगानी है। पहली तो मैंने लगा ली, मैंने डेटा फिर से सिलेक्ट किया। अच्छा अगर आप पूरा नहीं सिलेक्ट करते हो और आप सिर्फ एक सेल पे क्लिक करते हो और इंसर्ट पे जाके पाइवट क्लिक करते हो, तो भी ये उस रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। एग्जिस्टिंग लोकेशन पे ही लगानी है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके किया। अब ये बोल रहा है कि आपकी पाइवट 3 रेडी है, क्योंकि पाइवट 2 तो मैंने डिलीट कर दी थी वहां से, शीट जो नहीं खोली थी हमने। तो जितनी बार पाइवट्स लगी होंगी उसके उतने उतने नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए भले 2, लेकिन एक पहले भी ओपन हुई थी, ठीक है। अब इसने डेटा ले लिया, मेरे को रिप्रेजेंटेशन देखनी है, रैप्स देखने हैं, ये रैप्स के नेम आ गए और ये टोटल आ गया। देखो यहाँ पे समेशन है ना, मुझे कुछ देखना है समेशन, मुझे इस बार ये नहीं देखना है कि वो कितने हैं। अभी के लिए इतना ही समझो, पहले ही बात कि मुझे रैप्स वर्सेस टोटल पे जाना था। टोटल तो मेरा ये है, इसका ब्रेकअप है बेसिकली ये। देखो अगर टोटल का ब्रेकअप किया जाए रीजन वाइज तो ये वैल्यूज आएंगी 1 2 3, और अगर जो सेल्स पर्सन है उसके थ्रू देखा जाए तो इसने इतना सेल्स अचीव किया, इसने इतना सेल्स अचीव किया,
और इसको अगर मैं डॉलर कर दूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी लिस्ट समझ में आ गई। कितना इसको पढ़ के इतने सारे डेटा को कैसे पढ़ोगे आप? तभी पढ़ पाओगे जब उसको यूनिक कर दोगे आप। अब मुझे दोबारा इस पे क्लिक किया, मैंने इंसर्ट पाइवट पे गया, एक पाइवट और लगाया, एग्जिस्टिंग लोकेशन लिया, डेटा सोर्स चेंज हो गया, रुको। इस बार मैं पाइवट लगाता हूं, कितने ऑर्डर आए टोटल। इस बार मैं सम नहीं लेता हूं, मैं वैल्यू सेटिंग में जाता हूं, मैं काउंट करता हूं। तो बेटे 58 लाइंस थी, मैंने आपको बताया। इसमें 36 जो हैं, 36 ऑर्डर्स जो हैं सेंट्रल पे थे, 13 जो हैं ईस्ट में थे और 9 वेस्ट में थे। तो सेंट्रल की ऑर्डरिंग, अगर ऑर्डर ज़्यादा रिसीव हुए हैं तो बिल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। ये देखो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। और वेस्ट में अगर सबसे कम ऑर्डर आए हैं तो प्राइसिंग भी कम रही होगी, इस हिसाब से क्यूमुलेटिव इफेक्ट इतना आया नहीं होगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है। अब एक तरीका ये कहता है, ये देखो इस डेटा से ये इंफॉर्मेशन कितने इजीली निकल सकती है। ये तरीका था पाइवट का। पाइवट क्या करता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, एक बार जो हेडर्स होते हैं आपके पाइवट के, पाइवट को अच्छे से पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे का लेक्चर और देंगे इस पर। बेसिक्स ऑफ पाइवट, पाइवट क्या करता है, पाइवट में कैसे क्या क्या होगा पाइवट से, और फील्ड कहाँ पे डालते हैं और वैल्यूज कहाँ पे जाती हैं, कॉलम क्या है, फिल्टर क्या है, ठीक है, इस टाइप से। इस वाली पाइवट पे आता हूँ तो ये दिखता है, देखो पाइवट चेंज हो गई। अब एक फिल्टर चीज देख रहे हो आप, मैं रीजन पे जाके फिल्टर कर देता हूँ, देखो फिल्टर ऊपर लग के आ गया इसमें, ठीक है। अब यहां पर जाता हूं, सेंट्रल वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और सेंट्रल पे ओके करते ही देखो सेंट्रल पे जितने रैप्स होंगे मेरे वो मुझे दिखने लग जाएंगे। सेंट्रल की वैल्यू जो थी 17,414.26 थी, अब उसका भी ब्रेकअप आ गया मेरे पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू। मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो पाइवट से क्या होता है, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ द डेटा। आप डेटा को स्लाइस करते हो कि बहुत तरह के एंगल्स बनाते हो, आप टोटल वैल्यू को किस तरह से काटा जाए, रीजन वाइज काटा जाए, सेल्स वाइज काटा जाए, यूनिट वाइज काटा जाए, आइटम वाइज काटा जाए। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ, एक पाइवट और इंसर्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसने एक सेकेंड, अगर आपने ये नहीं देखा, a pivot table report cannot overlap another pivot table report। जब एग्जिस्टिंग शीट पर हो तो पाइवट एक दूसरे पाइवट को नहीं काटती है, इस बात का भी खासा ध्यान रखें। दोबारा पाइवट लगाएं, एग्जिस्टिंग लोकेशन वर्कशीट पर क्लिक करें, यहां क्लिक करें और ये पाइवट ले लें। नाउ आई नीड टू सी द टोटल आइटम्स, और एक टोटल आइटम्स कितने बिके, किस प्राइस पे, देखो। फिर मैं इस पे डॉलर पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, इसको कन्वर्ट करके डॉलर पे करता हूँ। अब देखना यहाँ पे ग्रैंड टोटल जब मैंने रीजन वाइज लिया तो भी सेम था, सेल्स पर्सन वाइज लिया तो भी सेम था, और रो वाइज लिया तो भी सेम था। तो अब ये आप समझ रहे हो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा को, इतनी लाइंस को, रो 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोज डेटा को यूनिक वैल्यूज में कन्वर्ट करके उसका समेशन, उसकी काउंटिंग, उसकी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सब निकाल देना ही पाइवट के थ्रू होगा। दैट बिकम्स योर पाइवट रिपोर्ट, ओके। इसी के साथ अगर आप यहाँ नोट करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी। इनकेस अगर होती है, मैंने एंटर दिया और यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो हर जगह चेंज हो गई। यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे भी चेंज हो गई, ठीक है। और ये वैल्यू मुझे चेंज करनी नहीं है एक्चुअली में, तो मैंने बैक कर लिया है। ये चीज़ मेरा बताने का मकसद था। एक मकसद और ये भी है कि फिल्टर कॉलम्स रोज, ये रोज में चला डेटा, देखो रो लेबल्स आए। अगर ये कॉलम में चलता, देखो ये कॉलम में उठा दिया, तो कॉलम में इस तरह से आता, कॉलम ऑफ टोटल 36, सेंट्रल के 36, ईस्ट के 13, वेस्ट के इतना, और ग्रैंड टोटल 58। तो कॉलम में इस टाइप से दिखता।
अगर मैं यहाँ पे कर दूं और इसको भी कॉलम में उठा के ले जाऊं तो डेटा जो है कॉलम में चले जाता है। रो और कॉलम का सिर्फ यही फ़र्क है, जो उसके ये जो लेबल्स थे रीजन सेंट्रल वेस्ट, लेकिन कन्वेंशन ये कहता है कि रीजन 4 ही होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप उसको ऐसे रख लें तो काफ़ी अच्छा लिस्ट दिखता है, अच्छी वैल्यूज़ दिखती हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट पे काफ़ी इफेक्ट है इसका। शुरुआती पाइवट के लिए इतना ही। पाइवट कैसे अप्लाई हुई, पाइवट में क्या होगा, पाइवट क्या है, पाइवट रिपोर्ट से क्या होने वाला है, पाइवट रिपोर्ट से स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ डेटा कैसे होता है, उसके इफेक्ट्स जाने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो यार, आप को सही बताऊं ना मैं, आप बहुत डेटा देखे, आपने डेटा देखा कि बहुत क्लियरली दिख रहा था। एक्चुअल में ना ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर डेटा सर्वर से सही से आ रहा है या जहाँ से भी डेटा का सोर्स है, अगर वहाँ से डेटा सही आ रहा है तो ही हम डेटा पे बिलीव कर सकते हैं। एल्स डेटा पे बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। ये देखो नंबर्स दिख रहे हैं, बट अगर आप ढंग से देखो तो इस पे ऊपर एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, और मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ एपोस्ट्रोफी क्या काम करती है। नहीं देखा है तो पीछे पूरी सीरीज देख कर आओ, मेरे को बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो कि ये बताओ वो ये बताओ। ये भी बता चुका हूँ कि ये देखो डेट वैल्यूज दिख ही नहीं रही हैं हमको। ठीक है, जूम कर लेता हूँ ज़रा सा, क्या पता आपको बेहतर से दिखे। देखो ये क्या देखेंगे, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमेशा एज एन एक्सेल चैंपियन आपको क्या करना है, आपको डेटा को पहले सुधारना है। और डेटा को सुधारने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि डेटा को सिलेक्ट कर लें। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें फॉर्मेट, आपको विड्थ करनी है तो आप ऑटो विड्थ कॉलम पे जा सकते हैं, एक तरीका ही है। देखो सारा का सारा डेटा दिखने लगा, अब बैक किया मैंने। दूसरा तरीका है एच, दूसरा तरीका क्या है, एक सेकेंड, एच कह रहा हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका है यहाँ से यहाँ इसको फिर सिलेक्ट करें और बच्चे ये खोलना स्टार्ट कर दें। एक तो ये तरीका है, ठीक है, पर क्या ये फिजिबल है, नहीं ना। तो एक शॉर्टकट है जो आज मैं बता नहीं रहा, पर मैंने अप्लाई कर दिया। शॉर्टकट सीरीज में सारे शॉर्टकट सीखेंगे, पहले बेसिक से एडवांस सारा सीख लेते हैं। शॉर्टकट्स तो बात की बात है ना, आप शॉर्टकट्स तो तब देखेंगे जब आपको चीज़ें आ जाएंगी, आपको याद हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, आपको पता चल जाएगा। और मेरी पॉलिसी क्या कहती है कि भाई सबसे पहले हेडिंग लाइंस को मैं सबसे पहले 2 स्टेप ऊपर लेके जाता हूँ, उसको बोल्ड करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, उसमें एक लाइट फिल दे देता हूँ। ठीक है, देखें ये सारा डेटा जो है क्लियरली मेंशन हो रहा है कि अब ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डबल अकाउंटिंग में जाऊँगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमेशा 14 पे ऑलरेडी है, मैं डबल अकाउंटिंग में जाता हूँ, डेटा ब्यूटीफुल हो जाता है इसमें। और ये डेटा जो है ये रेंजेस में है। आज आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, क्या, कन्वर्ट रेंजेस इनटू टेबल। टेबल बेसिक टू एडवांस बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी वो चेंज हो गया। इसका पाइवट बता देता हूँ एक बार। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे इस पर आपको बताने वाला हूँ। मैं पहले यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर लगाता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। पहले मैं फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ मैंने देखा यहाँ पे डेट्स हैं, ये लोकेशन है, 2 ही चीज़ों में बटी हुई है। इसकी यूनिकनेस क्या है, अर्बन और रूरल लोकेशन पे। स्टेट पे देखेंगे तो ये है, कोड है। रीजन देखेंगे तो बेटे 4 ही होंगे, 1 2 3 4 रीजन है। वैसे मिड वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इसने बता दिया, डिवाइड करा। इन शॉर्ट वैल्यू, ये कोई पॉलिसी कराई, पॉलिसी एक्सपायर कब होगी, कौन से रीजन में कराई, कहाँ कौन सा स्टेट था, ठीक है, किस रीजन में था, कितना सम इन शॉर्ट कराया, किस वजह से कराया, बिजनेस टाइप क्या था, अर्थक्वेक है या नहीं है, फ्लड कवर करेगा है या नहीं है। ये बातें क्या आपको समझ में आई थी डेटा देख के?
सही बताना, नहीं आई ना। तो दिस वे वी हैव टू एनालाइज कि हमें डेटा में क्या समझना है, क्योंकि मुझे यहाँ समझ में आ रहा है एक पॉलिसी है, एक एक्सपायरी डेट है, एक लोकेशन है वो कहाँ पर हुई, एक स्टेट है, एक रीजन है, एक इंश्योर्ड वैल्यू है, वो कहाँ किस बिजनेस टाइप और किस कंस्ट्रक्शन के लिए हुई। तो आपको समझ में आया, उसमें तीन ही चीज़ें कितनी इंक्लूड करी हमने, एक फायर रेजिस्टेंट फ्रेम मशीनरी और मेटल क्लैड। बिजनेस टाइप पे क्लिक किया तो बहुत सारे बिजनेस टाइप्स हैं, कोई इशू नहीं है। अर्थक्वेक कवर है या नहीं है, वाई और एन। फ्लड कवर है या नहीं है, वाई और एन। बट ये डेटा जो है ये रेंजेस में है, आप कुछ ना करें, ये मैंने आपको दिखा दिया डेटा कितनी वैल्यूज़ में है ये, ठीक है। ये देखें कितना भरपूर डेटा है। ये आप कैसे गिनेंगे, क्या करेंगे? अगर कोई पूछे कि हॉस्पिटैलिटी में कितना इंश्योर्ड वैल्यू हुआ है, कोई पूछे फार्मिंग में कितना इंश्योर्ड वैल्यू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल पे क्लिक करें और फॉर्मेट एज टेबल पे जाएं। यहाँ पे जो एक टेबल बनाने का ऑप्शन है कि जो रेंजेस हैं, इंडिविजुअल कॉलम्स हैं, इनको कंबाइन करके किसी एक सेट में डाला जाए जो कि टेबल है, जिसको हम टेबल कहते हैं। क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विद इट्स ऑन स्टाइल। सो आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यू टर्न टू दिस। जैसे ही आपने ऑप्शन क्लिक किया तो बोलता है क्या, एक तो दिखता है इनके जो कोने हैं उस पर एक लाइन रोटेट कर रही है, इमेजिनरी लाइन, और ये बोलता है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि इसने आपका वो डेटा ले लिया और ये बता देता है कि हाँ भाई आपका डेटा ये है, और इसने बाय डिफॉल्ट ये पता लगा लिया कि डेटा यहाँ से यहाँ चेंज होने के बाद यहाँ से यहाँ चेंज होने के बाद यहाँ पे एक अलग टेक्स्ट वैल्यू है, जो पॉसिबिलिटी होती है एड्रेस होने की, इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टिक कर दिया। मैंने ओके किया और जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो ये पाता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब आ रहा है, डिज़ाइन टैब। एक नया टैब आ रहा है, डिज़ाइन टैब। इस टेबल का नेम इसने दिया है 36। टेबल को रिसाइज करना होगा तो यहाँ से रिसाइज करेंगे, हमें अभी रिसाइज नहीं करना है। टेबल पे हम अलग से बात करेंगे, बट टेबल कैसे डलती है एक्सेल में ये तो पता चल गया, ये पता चल गया, सही है। और अब इस टेबल के नीचे आते हैं। देखो टेबल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, टेबल एक एडवांस ऑप्शन मिलता है आपको रेंजेस के ऊपर काम करने के लिए। रेंजेस अपने आप में इंडिविजुअल होती हैं, टेबल नहीं। अगर मैं यहाँ क्लिक करके पहले तो टेबल पे आया, डिज़ाइन में गया, टोटल रो क्लिक करूँगा। टोटल रो देखो इसमें टेबल स्टाइल ऑप्शन है, एक्सटर्नल टेबल डेटा है, यहाँ से हमारा कोई लिंक अब अभी नहीं है। टूल्स में बात करें तो समराइज विद पाइवट टेबल है, रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू रेंज, जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना हो, और इंसर्ट स्लाइसर एंड फिल्टरिंग में दोबारा से बात करूँगा, टाइम लाइन भी एक बार दोबारा से बात करूँगा। तो बच्चे इसने टोटल बता दिया, लेकिन आप क्या क्या जान सकते हैं? आप जान सकते हैं नन, कुछ भी नहीं, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वार, ठीक है। इंश्योर्ड वैल्यू पर सम करना है भाई, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू पे कितनी वैल्यू इंश्योर्ड हुई। तो ये फिगर है एक, ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। अब इस फिगर का ब्रेकअप लेना है हमें अलग अलग तरीके से, ठीक है, और अलग अलग कंडीशन, बिजनेस टाइप की कंडीशन पर लेना है। तो अभी के लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये सम है। अब यहीं से मैंने आपको जो बताया था प्रीवियस क्लास में, पाइवट टेबल, मैं पाइवट टेबल अपने आप में बेसिक इतनी है कि वो यहीं पर सम और कैलकुलेशन कर देती है नीचे, पर ये ब्रेकअप नहीं बता पाती, रिपोर्ट नहीं बता पाती टेबल, ठीक है। रिपोर्टिंग नहीं देती है ये, बस इस तरह से कर देती है और इन सबको आपस में जोड़ देती है एक बैक ऑफ द लिंक एस्टैब्लिश करके, ठीक है। टेबल नेम आप यहां से चेंज कर लीजिए, पॉलिसी टेबल लिख लीजिए। जब मैं एंटर करूंगा तो एरर आ जाएगा, ये देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया कि आप जब भी एक्सेल में नेमिंग करेंगे किसी चीज के लिए टेबल वगैरह में, तो आप स्पेस नहीं देंगे, आपको पूरा
एक साथ ही लिखना होगा। अगर स्पेस देना चाहते हैं तो अंडरस्कोर डाल लीजिएगा। टेबल रिसाइज करनी है, नहीं करनी, मुझे तो नहीं करनी। समराइज करनी है, यस करूंगा मैं अभी एक बार पाइवट टेबल से। डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, मुझे अभी डुप्लीकेट रिमूव नहीं करने। रेंज में वापस जाना है, नहीं जाना है। स्लाइसेस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में अगर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं ऊपर गया, मैं यहाँ गया एक बार के लिए, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ये ऐसे दिखेगा। चूंकि मैंने कस्टम टेबल लगाया था, ये वाले कलर पे लेते हैं, सेकंड, ये लेते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम हटाया, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स हटाया। देखो इंडिविजुअली एक लाइन जो रो ऑफ लाइन है वो डार्क है, फिर एक लाइट है, डार्क लाइट डार्क लाइट। जब मैं फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो वो बोल्ड हो जाता है, देख रहे हो आप। ये फर्स्ट कॉलम को बोल्ड करता है और लास्ट कॉलम को बोल्ड कर देता है, ये लास्ट कॉलम। और बैंडेड कॉलम्स करने हो तो देखो एक ब्लू एक लाइट, एक ब्लू एक लाइट, एक ब्लू एक लाइट। चूंकि हमारा बैंडेड रोज चल रहा है तो हमें हटाना होगा बैंडेड रोज। तो देखो एक कॉलम ब्लू एक कॉलम वाइट, एक कॉलम ब्लू एक कॉलम वाइट, और ये भी हटा दूँ बैंडेड कॉलम्स तो डेटा प्लेन हो जाता है। बैंडेड रोज पे हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक बैंड ये, एक बैंड ये, एक बैंड ये, एक बैंड ये, तो रिपीट करता है इस तरह से। मेरे को लगता है कि इस डेटा को देख के हमें ये लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और फिल्टर बटन अगर हटाना है तो हट जाता है यहीं से, देखो। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि अपार्टमेंट में कितना इंश्योर्ड वैल्यू है, फार्मिंग में कितना, हॉस्पिटैलिटी में कितना। मैं यहाँ फिल्टर ऑन करता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कितने हैं इसमें। अपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फार्मिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, ये सब में मुझे चाहिए। और मुझे ये भी चाहिए कि रीजन वाइज कितना वैल्यू बैठा। तो मैंने यहीं से करा कि समराइज विद पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट पे किया। मुझे जानना था रीजन वाइज। अब आपको इन शॉर्ट वैल्यू जानना है, देखें यही वैल्यू निकल के आया था। मैं इसको डॉलर में ले लेता हूँ दोबारा से। भाई इतना इन शॉर्ट हुआ था रीजन वाइज, मैं यहाँ इसको रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, सैम्पल डेटा 2 में गया, अगेन मैं डिज़ाइन में गया, समराइज विद पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग लोकेशन, शीट 3, यहाँ गया। देखो इस बार इसने पॉलिसी टेबल का नाम लिख के दिखा दिया, यहाँ पे मैंने ओके किया, पाइवट टेबल आ गई यहाँ पे। इस बार मुझे पाइवट लगानी थी। मुझे ये जानना था कि बिजनेस टाइप के अगेंस्ट में मेरी टोटल इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है, और अभी मैं इस पे इतना ही बता रहा हूँ। देखो काफ़ी बड़े बड़े नंबर सब कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, फर्स्ट टाइम इतना ही सीख लिया बहुत है। पाइवट तक कैसे पहुंच रहे हैं यही सीख लिया बहुत है। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में मैं आपको जितना बताना चाहता था मैक्सिमम बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ वीडियोस को देख रहे होंगे। पुरानी वीडियोस में जो गलतियाँ हुई हैं उसको आप, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ करें। ऑडियो क्वालिटी पुअर होने की वजह से आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा, बट मैं इसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही, और अगली मुलाकात होगी आपसे जल्द एक नए लेक्चर में। पर धीरे धीरे चीज़ें आपको एडवांस लेवल की तरफ जा रही हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। सारा एक ही लेक्चर में बता दूंगा तो ना आपको समझ में आएगा ना मैं समझा पाऊंगा। तो धीरे धीरे हम इसको ग्रैब करते हुए चलेंगे और आपको मैं चैंपियन बना दूंगा एक्सेल में। बट क्या आप ये देख रहे हो कि जो आप काउंट वाउंट या सम करते बड़े फॉर्मूला से, हमने कितनी आसानी से इसको कर दिया यहाँ पे, और ब्यूटीफुली हमने यहाँ पर भी ये काम किया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा क्या है, यही तो है थाउजेंड्स ऑफ रो एंड कॉलम में डेटा होना। डेटा का पढ़ पढ़ के समझ के आप कुछ जोड़ भाग नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बड़ा प्यार से ऐसे कह सकते थे अच्छे से, ये देखो मेरी गलती है कीबोर्ड की कि मेरा हाथ
तेज चला। और यहाँ पे आप टैब को कलर भी कर सकते थे, मैं रेड कलर कर देता हूँ, रिपोर्ट है तो देखो रेड आएगा उस पर इस बार। तो हाउ टू कलर योर टैब्स मैंने आपको ये बता दिया, हाउ टू रीनेम योर टैब्स ये बता दिया मैंने। बेसिकली ये वर्कशीट है, ये पूरा वर्कबुक है, उसके अंदर वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट्स में कलर, वर्कशीट के टैब नेम पे कलर कैसे करें, उसका रीनेम कैसे करें, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसी के साथ मैं आकाश खन्ना आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जय हिंद। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, लाइक कमेंट कर देना। यही फाइल सेम अगर आपको चाहिए skillsbykhanna@gmail.com पर मुझे मेल लिखना और मैं आपको ये उस पर भेज दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।